देखिए, आप इतने अनुभवी नेता हैं, शरद पवार पर भरोसा कर लिया। वो तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। नहीं, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बदलता भी है, तो हमको लगा कि चलिए अब इनसे बातचीत इतनी हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, तो इसको आगे ले जाए। हाँ, ये बात है कि उन्होंने जो एक पॉलिटिक्स में कई बार उनके पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया है कि लोग कहते हैं कि शरद पवार जी अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं तो कलकत्ता का बोर्डिंग कार्ड दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से हो गया ये। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप इतनी जल्दबाजी में थे वापस मुख्यमंत्री बनने की, आपने उन पर भरोसा कर लिया और उसके बाद आपने अजित पवार को अपने साथ ले लिया। वो अजित पवार जिनके बारे में मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि 70 लाख करोड़ रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीपी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते, मैं साफ कह देता हूं, हम नहीं करना चाहते थे। और हमारी आइडियोलॉजी भी अलग थी। लेकिन राजनीति में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है, और जब हमने पूरी शिद्दत के साथ शिवसेना को साथ में लेकर, उद्धव जी को साथ में लेकर, उनकी भी पार्टी को चुनकर लाया, अपनी भी पार्टी को चुनकर लाया, और कुर्सी के लिए उद्धव जी ने हमारे साथ जिस समय धोखा किया, उस समय हमने तय किया कि देखिए अगर इस प्रकार का अलायंस ये करके हमको इर्रेलेवेंट बनाते हैं तो हमको रेलेवेंट रहना जरूरी है, और रेलेवेंट रहने के लिए राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज, मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज है, ये हमने किया कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाई, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हम अपनी आइडियोलॉजी पर अड़ी गए, उसी आइडियोलॉजी से सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। वो समय की मांग थी कि क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध में आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे, और कोई आपको समाप्त कर रहा है और आप शांति से देख रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया। हाँ, मैंने ये भूमिका कई बार रखी थी, हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिका बदलनी पड़ी और मैंने बदली भूमिका। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आप मान रहे हैं, कोई राजनीति में मानता नहीं कि मैंने समझौता किया था, सब इसके गोलमोल जवाब देते हैं। आपने सीधी सीधी बात कही। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो रही थी, तो ये सारी एजेंसियां गलत साबित हो गई। देखिए, पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो हमारे साथ आया और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, ऐसी एक भी इंक्वायरी रुकी नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉपर्टीज हमारी पार्टी के साथ आने के बाद भी अटैच हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी के साथ आए और इंक्वायरी रुक गई। देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूं कि मोदी जी की सरकार में भाई है या शत्रु है ये देखा नहीं जाता। एक बार वहां पर जो ठान लिया वो होता ही है। इसलिए ये लोग जो हमारे साथ आए, ये हमारा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन इनमें से जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ ही प्रॉपर्टीज आज भी जब्त हो चुकी है, हमारे साथ आने के बाद जब्त हुई है, और जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। देखिए, जब आप इतनी साफ साफ सच सच बात बता रहे हो तो ये बता दीजिए कि अजित पवार के साथ ये डील तो हुई होगी ना कि तुम्हारे केस दबा देंगे। ऐसे कोई क्यों आ जाएगा? मैं आपको, चूंकि आप मेरे जितना ही मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी डील करने वालों में से नहीं है, और मोदी जी का कोई पार्टी का व्यक्ति डील नहीं कर सकता। अजीत पवार जी हमारे साथ आए बिना किसी शर्त के, और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो जुडिशियल प्रोसेस चल रही वो चलेगी। तब फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, इसमें आया धुला साफ सुथरा होके वापस। तो इसको उल्टा भी कहा जा सकता है। जब लोग वो वहां रहते तो सब लोग कहते कि अच्छे ही है, अच्छे ही है, अच्छे ही है। हमारे पास आने के बाद गाली देते और बोलते वॉशिंग मशीन में चला गया।
अरे आपके पास था तब तो आपको अच्छा लगता था, आप उसके चुम्मे भी लेते थे, उसको गले भी लगाते थे, और हमारे पास आ गया तो कहते वॉशिंग मशीन है। तो दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है, पर हम किसको धोएंगे नहीं, और धोएंगे तो ठीक ढंग से धोएंगे। अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ये चाचा भतीजा शरद पवार अजीत पवार साथ आने वाले हैं। देखिए, ये तो चाचा और भतीजा ही कह सकता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं मैं, वो तो वही बताएंगे। अब उद्धव ठाकरे को जब से आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उनकी पार्टी तोड़ी है, वो लोगों से कहते हैं कि बीजेपी वाले के यहाँ शादी हो तो उसमें भी मत जाना, और अपनी शादी में उनको मत बुलाना, क्योंकि वो आएंगे तो खाना खाएंगे और फिर जो ब्राइड है उसको लेके गायब हो जाएंगे और किसी दूसरे की शादी में चले जाएंगे। देखिए, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की भी शादी में चले जाए तो भी उनको लगता है वही दूल्हे है। उनको उतनी अटेंशन चाहिए जितनी दूल्हे को, उससे ज़्यादा अटेंशन उनको चाहिए। सबसे महत्व की बात यह है कि उद्धव जी की पार्टी ये सबसे पहले किसने तोड़ी? शरद पवार जी ने तोड़ी। 1992 में जब शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे और पूरी ताकत के साथ उस समय विरोध करते थे, उस समय सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी की या बाला साहब की पार्टी शरद पवार जी ने तोड़ी। भुजबल जी के साथ 13 लोग चले गए। अब उन्हीं शरद पवार जी के साथ अलायंस करके उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। और देखिए, इनकी जो पार्टी टूटी, चाहे उनकी पार्टी हो चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, इसके लिए वो हमको ब्लेम नहीं कर सकते। इसका कारण मैं बताता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ये कट्टर बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक थे, कट्टर। ये कोई कभी ये पार्टी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जिस समय उनके ये ध्यान में आया कि उद्धव जी आदित्य ठाकरे को नेता बनाने के लिए उनके पर काट रहे, सब तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, और वो जिस खाते के मंत्री थे उसकी मीटिंग भी आदित्य ठाकरे ले रहे हैं, तो उनके ध्यान में आया कि एक और, चूंकि हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी है, बाला साहब का हिंदुत्व हम बता नहीं सकते, वहां हम मार खा रहे, और दूसरी जगह हमारे पर कट रहे, तो उनके जब ये ध्यान में आया कि अब अगर मैं एक्ट नहीं करूंगा तो हम राजनीति में समाप्त हो जाऊंगा, उस समय ये सब लोग मिलकर बाहर निकले। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है। सेम एनसीपी में हुआ है। एनसीपी में इतने सालों से शरद पवार जी के उत्तराधिकारी के रूप में अजित पवार को देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रिया जी को पुश किया गया या सुप्रिया जी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखाया गया, और धीरे धीरे हर केस में अजित पवार को विलन बनाया गया। मसलन जो मेरे साथ अजित पवार, जो शपथ हमने 80 घंटे की ली थी, वो शरद पवार जी ने सारा इनिशिएट किया, अजित पवार को सामने किया, पीछे से कुर्सी खींच ली। ऐसे ही जिस समय शरद पवार जी ने अभी बीच में इस्तीफा दिया था, उस समय यह तय था कि वो इस्तीफा देंगे और ये दोनों को पार्टी सौंपेंगे, इसलिए अजित पवार सामने आ गए और वापस उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और अजित पवार को विलन बना दिया। तो एक प्रकार से अजित पवार जी के भी ये ध्यान में आया कि अब इससे आगे मेरी राजनीति नहीं जाने वाली, मुझे समाप्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे मुझे इस प्रकार से विलन बनाया जा रहा है कि मैं मेरी पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उस समय वो बाहर निकले। तो ये दोनों जो पार्टियां टूटी है, इनके अंदरूनी महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। देखिए देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सारी मशीनरी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब उनके पास थी, उनकी नाक के नीचे से एमएलए निकाल के ले गए। देखिए, इसका कारण क्या है कि उद्धव जी का इन एमएलएस के साथ कनेक्ट समाप्त हो गया था। उद्धव जी के एमएलएस उद्धव जी को मिल भी नहीं सकते थे। वो कई बार उनके गेट से वापस हो जाते थे। तो उनमें इसीलिए, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे थे जो सालों से बाला साहब ठाकरे के साथ रहे हुए हैं, उनके साथ या उनके नेतृत्व में काम किया हुआ है, कट्टर हिंदुत्ववादी है। और उद्धव जी ने
एक प्रकार से तुष्टीकरण की नीति शुरू कर दी थी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, उससे ज़्यादा तुष्टीकरण उद्धव जी कर रहे थे। तो ये सफोकेट हो रहे थे। ये लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम अगले चुनाव में लोगों के सामने क्या लेकर जाएंगे। तो ये सफोकेशन उनको सबको साथ में लेकर आया। और उद्धव जी तो जिस मंजिल पर रह रहे थे, जमीन दिख ही नहीं रही थी उनको, जमीन से निकल गए ये लोग। लेकिन आपने सपोर्ट तो किया होगा, मदद तो की होगी इनकी, उसके बगैर कहाँ निकाल सकते हैं? देखिए, हम राजनीति में तो हम सिर्फ कंचे खेलने के लिए तो नहीं बैठे ना। तो जब वो निकले तो हमको तो उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, तो निकले तो हमने उनके साथ संपर्क किया और जो हम कर सकते थे हमने किया। बाकी उनके स्प्लिट होने में हमारा हाथ नहीं है। स्प्लिट होने के बाद हमारे पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको एनकैश किया। उद्धव जी बताते हैं आपने क्या किया। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुर्सी से हटाने के लिए काला जादू किया। देवेंद्र फडणवीस ने भैंसा काटा, नींबू काटा, मिर्ची जलाई, तंत्र मंत्र किया। देखिए, ये सब चीजें जो वही बोल सकता है जो खुद करता है। मैं मंत्र में बिलीव करने वाला आदमी हूं, तंत्र में बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूं। हाँ, अगर कोई पूजा करनी है तो किसी व्यक्ति के कुविचार ये उसके सिर से निकल जाए, ऐसी पूजा जरूर करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई मंत्र और तंत्र करके कोई कुर्सी पाई जा सकती है, किसी को हटाया जा सकता है। फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की जगह तंत्र कमीशन लगा देते। जो सबसे बढ़िया तंत्र करता और जो सबसे ज्यादा भैंसे काटता वो चीफ मिनिस्टर बनता। लेकिन ये सच नहीं है कि सारे एमएलएस को असम ले गए थे, कामाख्या देवी के मंदिर में ले गए थे, वहाँ कसम खिलाई थी, खून का टीका लगा के कि छोड़ोगे नहीं। देखिए, ये सब रूमर्स है। हाँ, असम में सब लोग गए थे, बिल्कुल गए थे। और असम में जाने के बाद कामाख्या मंदिर जाने की सभी की इच्छा होती है। सारे जो एमएलएस है वो कामाख्या मंदिर गए, सबके सामने गए। देखिए, कैमरे पे सब दिख रहा है। वो मंदिर में गए हैं, मंदिर में दर्शन लिया है, वापिस आए, कहाँ खून है, कहाँ टीका है, कुछ नहीं है। ये तो सारी बातें ऐसी बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से कामाख्या में मंदिर का दर्शन उन्होंने किया, कोई किसी ने खून का टीका नहीं लगाया। हाँ, ये बात अलग है कि उनको देखकर कुछ लोग खून के आंसू रो रहे थे। क्या ये सच है कि देवेंद्र फडणवीस लॉन्ग कोट पहन के, काला चश्मा लगा के, हैट लगा के, शर्लक होम्स बन के मिलने जाते थे? देखिए, ये ऐसा एक आध बार में कहीं गया होगा, लेकिन वो हुआ ऐसा कि ऐसे ही कोई इंटरव्यू चल रहा था और हमारी पत्नी को तो आप देखते हैं उनका पब्लिक प्रोफाइल कैसा है, वो मजाक में कुछ चीज़ें बोल देती थी। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हाँ, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी सोचती थी कि ये कहाँ जा रहा है, कुछ पहन के जा रहा है। तो बस उसकी एक न्यूज़ बन गई कि देवेंद्र फडणवीस लॉन्ग कोट पहन के जाते थे। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि नाराजगी कोई नहीं थी। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, बीजेपी से खोखे लिए। 50-50 लाख रुपए एक एक एमएलए पर खर्चा हुआ। उद्धव जी इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको रोज नई कहानी समझ में आती है, रोज नया सपना पड़ता है, रोज नया बहाना बनाते हैं। उद्धव जी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि उनके एमएलएस के साथ उनका कनेक्ट समाप्त हो गया था। नहीं तो मुझे बताइए कि उद्धव जी के पास खोखों की कमी है? ये खोखे का कोई विषय नहीं है। ये सारे लोग जिस प्रकार की वहाँ व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था से प्रताड़ित थे। इसलिए देखिए, आप राजनीति में कोई इतने रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आप कितने भी खोखे दे दोगे तब भी अगर इस प्रकार का कोई आप कू करते और वो फेल हो जाते हैं तो आपकी तो पॉलिटिकल लाइफ समाप्त है। लेकिन ये सारे लोग चार्ज थे, ये लोग सारे एकत्रित थे। और इसमें लास्ट नेल इन कॉफिन क्या था पता है? जब विधान परिषद का चुनाव हुआ और उस चुनाव के समय हर एक को बता दे किसको वोट देना है, एक एक को अंदर बुला के, और गुट के नेता एकनाथ शिंदे, और उनको कहा बाहर बैठो, और कोई कंसल्टेंट के आदमी को अंदर बैठाया और वो समझा के बता रहा था कि कैसे वोट देना है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अपमान हुआ वो दिन शिंदे जी ने चुन लिया।
वोटिंग हुई, सबको एकत्रित किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये किस प्रकार का अपमान हो रहा है ये। अगर मेरे ऊपर इनका इतना भी भरोसा नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को बैठाते हैं, और जबकि ये नियम है कि जो गुट का प्रमुख होता है, जो विधानमंडल का नेता होता है, वो नेता बैठता है, मुझे बाहर बैठा है और कोई 20-25 साल का कोई लड़का बैठा दिया कंसल्टेंट का, और वो समझा के बता रहा है। तो अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है तो अब रह के फायदा क्या। वो तुरंत निकले। तो एकनाथ शिंदे ने आपसे कब संपर्क किया? एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र की बॉर्डर से बाहर चले गए तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं निकल चुका हूँ। मैंने कहा मैं हूँ, चिंता मत करिए, निकलिए। और वो निकल गए? निकल गए। अब देखिए, वो निकल गए, बारात सज गई, घोड़ी आ गई, घोड़ी को चना भी खिला दिया, दूल्हा देवेंद्र फडणवीस को होना था, लेकिन शिंदे जी बैठ गए कुर्सी। नहीं, देखिए, ये बात मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि जिस समय ये सारी चीज़ें हुई और ये ध्यान में आया कि अब ये सरकार जाएगी, उस समय पहले ही दिन ये तय था कि शिंदे जी ने इतनी हिम्मत के साथ ये सारा जो काम किया है, ऐसे समय उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में जो लोग आए हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। इसलिए पहले दिन से तय था कि मुख्यमंत्री शिंदे जी ही बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई मेरे मन में भी शंका नहीं थी। उल्टा, आप अगर मेरे नेताओं को पूछेंगे तो मैंने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हम शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री बनाए तो ये सरकार मजबूती से चलेगी, क्योंकि जो लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और हमारे नेताओं ने उसको हाँ कहा। हाँ, सरप्राइजिंग मेरे लिए ये जरूर था कि उस समय मैं ये मानता था कि मैं सरकार के बाहर रहूँगा, लेकिन मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि सरकार अगर चलानी है तो अपना प्रमुख आदमी भी अंदर चाहिए। उस समय थोड़ा मुझे अटपटा लगा, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि मेरे नेताओं का निर्णय सही था, क्योंकि सरकार अंदर रहकर ही चलती है, बाहर से नहीं चल सकती। और मैं अंदर गया, इसलिए मजबूती के साथ वो सरकार चला पाए और वापस चुनकर आ पाए। लेकिन अब जब चुनाव हुए तो शिंदे जी को बड़ी उम्मीद थी कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। शिंदे जी राजनीति को समझते हैं। जहां 145 मेजॉरिटी के लिए लगते हैं, 145 के चलते अकेले बीजेपी के 137 सीटें चुनकर आई। तो शिंदे जी ये समझते थे कि भाई जिस पार्टी की अपने अकेले के बलबूते पर इतनी मेजॉरिटी आई, वो पार्टी अगर अब अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगी तो उसके कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार का गलत संदेश जाएगा। तो जब ये सारा होने के बाद हम लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे, तो उस समय हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब ये कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिंदे जी ने 1 मिनट में हाँ कहा। शिंदे जी ने कभी भी उसमें ना नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ आपकी इतनी सीटें आई है, भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती है, आप करिए। अब शिंदे जी तो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं तांगा पलट दूंगा। वो मुझे नहीं कह रहे, वो उद्धव जी को कह रहे हैं। उनका टांगा पलटी क्या, उनको कहते हैं। नहीं, उनका तांगा तो बहुत पहले पलट चुका, उनके तो सब घोड़ा भी भाग गया, अब तो इस वाले तांगे में। नहीं, अभी बार बार उनको ही बताते रहते हैं। वो अभी भी वो कभी कभी हल्के में ले लेते हैं शिंदे जी को, तो वो याद दिलाते हैं कि अभी भी टांगा पलटी करने की मेरी ताकत है। देखिए, आजकल हम तो ये सुनते हैं कि शिंदे जी नाराज हैं, इसलिए आप उद्धव जी को ऑफर दे रहे हैं इधर आ जाओ। पहली बात तो शिंदे जी बिल्कुल नाराज नहीं है, और हमारी ये जो सरकार है 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाएंगे। जहाँ तक उद्धव जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विधानसभा में मैं भाषण कर रहा था, उस समय चूंकि वो विधान परिषद के जो विपक्षी नेता है उनकी विदाई समारोह चल रहा था, तो उसमें थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो उधर बैठे बैठे हमारे सामने उद्धव जी बैठते हैं, उन्होंने बैठे बैठे कहा कि आप ही इधर आ जाओ, ये सीट खाली हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि अब 5 साल उधर आने का तो सवाल नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, आपको देखिए अगर आना है इधर तो विचार करेंगे आपके ऊपर। ऐसा मैंने मजाक में कह दिया, वो कोई ऑफर नहीं थी, तो मजाक में मैंने कहा था, तो उसकी भी एक न्यूज़ बन गई।
तो अभी ऑफर देने का कोई सवाल नहीं, देखिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। अब बताइए 288 लोगों की जो एक असेंबली है उसमें 232 लोग हमारे पास है, बाकी किसी को लेकर बैठाए कहाँ, जगह ही नहीं बची। अगर जगह नहीं है तो अगले दिन 20 मिनट तक 1 to 1 बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे आप? नहीं, खुले कमरे में थे, बंद नहीं था, एकदम खुले कमरे में खुले दिल से बात हो रही थी। वो डेलीगेशन लेकर मेरे पास आए थे, वो डेलीगेशन को मैंने सुन लिया। पहले वो और आदित्य दोनों बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने उनके बाकी लोग बुलाए। 15-20 मिनट हम बैठे, मैंने चाय पी, उन्होंने आदित्य ने कॉफ़ी पी, उन्होंने कुछ नहीं पिया। उसके बाद बातचीत करके चले गए। वो बातचीत क्या करके चले गई? 2 चीज़ें थी। एक, उनका कहना ये था कि वो विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उनके पास संख्या नहीं है, तो कह रहे थे संख्या न होते हुए भी हमारा विपक्ष का नेता बनाइए, ये उनका डेलीगेशन था। और दूसरा, वो एक किताब मुझे देने को आए थे, जिस किताब में अलग अलग लोगों ने जो न्यूज़पेपर में लेख लिखे थे 3rd लैंग्वेज के ऊपर, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए इसके ऊपर या नहीं होनी चाहिए, उसका किताब देने को आए थे मुझे। एक्चुअली जब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार टूटकर आपके पास आए हैं, तब से लगता है कि आप किसी पर भी ये जादू कर सकते, कोई भी आ सकता है। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने ये ज़रूर हमेशा समझा है कि अपोजिशन के लोग मेरे वैचारिक शत्रु है, वो कोई या वैचारिक विरोधक है, मेरे शत्रु नहीं है। इसलिए व्यवहार के तौर पर मेरा सबसे व्यवहारिक संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई पार्टियां बदलेगी, अब यही चलेगा, यही कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन शिंदे जी के पेट में दर्द हो जाएगा, वो ठाणे चले जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और अभी आजकल उनके पेट में कोई दर्द नहीं है। पब्लिक में जो सवाल हो सकता है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अब पार्टी से सर अलग होंगे, आघाड़ी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी हाँ, छोड़कर? आघाड़ी पार्टी से। देखिए उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जो क्या निर्णय लेंगे ये कोई बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे लगता है वो खुद भी बता नहीं सकते कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि वो ऐन वक्त पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए अभी तो मुझे लगता है कि वो वहाँ रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता क्योंकि वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। देखिए सारी बातों को जोड़ के देखते हैं ना, विधानसभा में आपका मजाक, फिर अकेले में उनसे मीटिंग, फिर उनका महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ कहना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में। नहीं जी, उन्होंने तो ये कहा कि महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया आघाड़ी की बैठक होनी चाहिए, और वो गए ना इंडिया आघाड़ी की बैठक में। उन्होंने डिमांड की कि इंडिया आघाड़ी तो इतने दिनों से मिली नहीं, चुनाव सारे इतने हो रहे, तो उनके कहने पर तो इंडिया जो अलायंस है उसने, वो इंडिया अलायंस ने वो अपना ये बुलाया, बैठक बुलाई, और इंडिया अलायंस की बैठक में जाकर उन्होंने वहाँ बाकायदा सब लोगों से बातचीत की, भाषण किया, तो इंडिया अलायंस में है वो। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल तूफान आने की जरूरत नहीं, अभी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सारे तूफान हमने रोक दिए। जिस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना था और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था सामने वालों से, उस समय मैंने कहा था मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर जरूर आऊँगा।